नमस्कार, मैं हूं ए के अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, सेहत पर बात करते करते मुझे लगभग 7 से 8 महीने हो गए और लगातार जन महत्व की चीज़ें, जन स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें, आपकी सेहत से जुड़ी चीज़ें और देश के लगभग सभी उन लोगों के सेहत से जुड़ी चीज़ों पर मैं बातें रखता हूं जो आम लोग हैं, जो औसत से कम में अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। आमदनी के लिहाज से या आर्थिक रूप से अगर आप देखें तो इस देश का करीब 70 से 80% आबादी ऐसे लोगों की है जो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी चला पा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मध्य वर्ग तो संपन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी भी किसी संपन्न मध्य वर्ग में बीमारी की हालत में जाकर देखिए, उनको पैसों का इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जब से निजी हुई हैं, जब से स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हुआ है, तब से स्थिति कंट्रोल से बाहर है। एक औसत आदमी के अफोर्डेबिलिटी में स्वास्थ्य नहीं आता। ये बातें चूँकि लोग अपने अपने स्तर पर महसूस कर रहे हैं, इसलिए उसकी कोई सामूहिक अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। लेकिन आज अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर जोर देकर कहना पड़ा कि स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्ति का, नागरिक का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 को उन्होंने रीडिफाइन किया और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार इसको डिफाइन कर रहा है। कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए और अलग अलग वर्षों में, पिछले करीब 2-3 दशकों में सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहना पड़ा कि जो मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य का, जीवन जीने का, उसमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार तो इनबिल्ट है। व्यक्ति बिना स्वस्थ रहे अपना जीवन जी कैसे सकता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के आपके मौलिक अधिकार की। मैंने एक नारा दिया है कि स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चित रूप से आर्टिकल 21 को अगर आप याद करें, और मुझे लगता है कि हर नागरिक को भारत का संविधान जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी की बेहतरी, हमारे देश की बेहतरी, हमारे समाज की बेहतरी भारत के संविधान में छिपी है। और अगर हम भारत के संविधान को ठीक से याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने सरकारों को बाध्य कर सकते हैं कि वो हमारे जीवन के बेहतरी के लिए काम करे, न कि किसी कारपोरेट के बेहतरी के लिए। अभी जो मामला चर्चित हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति अशोक भूषण जी, आर सुभाष रेड्डी तथा न्यायमूर्ति मुकेश कुमार शाह जी। इन्होंने वैसे तो कोरोना संक्रमण के संदर्भ में जो बात थी उसमें उन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया कि सरकार की, राज्य की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करे और उसके लिए उसको जो भी करना पड़े उसको करे। और इसकी अनदेखी को उन्होंने चेतावनी के रूप में रेखांकित किया है कि अगर कोई राज्य सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की अनदेखी करता है, उसके इलाज की अनदेखी करता है, तो यह नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और यह कभी उचित नहीं होगा। दोस्तों, पिछले 70-75 वर्षों से जो भारत में स्वास्थ्य का ढांचा है, अगर आप उसको देखेंगे, और इस पर मैं अक्सर अपने वीडियो में चर्चा करता रहता हूं, तो आपको लगेगा कि चर्चा करने के अलावे कभी भी स्वास्थ्य के ढांचे को गंभीरता से किसी भी सरकार ने नहीं लिया। स्वास्थ्य के ढांचे को सुधारने की कोई कोशिश किसी भी राज्य सरकार ने ठीक से नहीं किया। हाँ, कुछ राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है, जैसे केरल में स्वास्थ्य का ढांचा बहुत अच्छा है, दिल्ली में मौजूदा सरकार ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है। ऐसे कई राज्यों में आपको कुछ अच्छी व्यवस्था दिख जाएगी, लेकिन जो मुकम्मल स्वास्थ्य की बात है, जो संकल्प है, खास करके विश्व स्वास्थ्य संगठन का संकल्प है, हमारी सरकारों का संकल्प है, और ये संकल्प कोई आज का नहीं है, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना संकल्प है कि हम सबको स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलमाता में सन 1978 में एक मीटिंग हुई थी। उस समय इस बात की चर्चा हुई थी और तय किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग पूरी दुनिया के पैमाने पर कि सन 2000 तक हम सबको स्वस्थ बनाएंगे। लेकिन वो सारी की सारी बातें आज 20 साल आगे हम पहुंच चुके हैं और सवाल वहीं के वहीं है। इसलिए मुझे चिंता होती है और इसलिए मुझे ये सवाल करने का बार बार जी करता है कि हम अपने नागरिकों को कब तक दोयम दर्जे का समझते रहेंगे, हम अपने नागरिकों को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे,
हम अपने नागरिकों को संविधान में प्रदत्त जो उनकी शक्तियां हैं, संविधान में प्रदत्त जो उनको अधिकार दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 21 कहता है, हम उससे कब तक उनको अलग रखेंगे। इसलिए दोस्तों ये बातें आपसे करना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ देशों की स्वास्थ्य की स्थिति और उस पर होने वाले खर्च का एक हवाला देता हूँ। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 4%, उससे भी कम, मैंने इसको 4% माना है, स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च होता है। मात्र 4%, यानी कि 3.6 का फिगर है, लेकिन वो आप मान लीजिए कि 4% खर्च होता है। चीन 8.3% खर्च करता है, रूस 7.5% खर्च करता है, अमेरिका तो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, 17.5%। विदेशों में अगर हेल्थ की बात करें तो फ्रांस सरकार और निजी सेक्टर के बीच में एक समझौता है और उस समझौते के तहत निजी सेक्टर को, निजी कंपनियों को स्वास्थ्य पर काम करना पड़ता है। ऑस्ट्रिया में नागरिकों को फ्री स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ई कार्ड मिला हुआ है। ऐसे ही हमारे देश में फिलहाल नागरिक बीमा की बात है, स्वास्थ्य के नाम पर बीमा की बात है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत निराशाजनक है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 17-18% लोगों का स्वास्थ्य के नाम पर बीमा है, लेकिन वो भी बहुत नाकाफी है। जो इलाज के खर्चे हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा है। औसतन लोग 2 लाख से 3 लाख की पॉलिसी कराते हैं और इलाज का जो खर्चा है वो 5 लाख से ज़्यादा जाता है। तो जाहिर है कि जितना वो पॉलिसी प्रीमियम पे करते हैं और उसके एवज में जो वो राशि हासिल कर पाते हैं कंपनियों से, उससे कई गुना ज़्यादा उनको अपने घर से पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बीमा को लेकर उतनी जागरूकता हमारे देश में नहीं है। अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक सर्वे है, उस सर्वे को अगर आप गौर करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एम्स के सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट का सर्वे ये कहता है कि सालाना इस देश में 8 करोड़ लोग महज इलाज की वजह से अपनी आर्थिक स्थिति से नीचे चले जाते हैं, यानी कि व्यक्ति और गरीब हो जाता है, वो परिवार और गरीब हो जाता है, सिर्फ इलाज के नाम पर जो उसके पैसे खर्च होते हैं उसकी वजह से। यह बहुत ही चिंता की बात है। एक और अध्ययन है एम्स का, वो ये बताता है कि बीमारी की वजह से 53.3% नौकरी वाले लोगों में से आधे से ज्यादा को नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो नौकरी करके अपना घर चला रहा था, बीमारी की वजह से, बीमारी पर होने वाले खर्च की वजह से और उसमें लगने वाले वक्त की वजह से उसको नौकरी छोड़ देनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा समाज, हमारे लोग काम कर रहे हैं और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को याद दिला रहा है सरकारों को कि लोगों का स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है और उसको पूरा करना राज्य की जिम्मेवारी है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन सरकारें इतनी उदासीन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मामला जब संविधान बना था तब से आज तक यथावत वैसे ही पड़ा हुआ है। सरकारों ने थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाई, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उनमें शुरू से स्वास्थ्य पर बहुत कम आवंटन हुआ है, स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च, क्योंकि स्वास्थ्य कभी भी राजनीतिक रूप से सरकारों का या राजनीतिक दलों का मुख्य मुद्दा बना रहा नहीं। लोग ये मानते हैं कि स्वास्थ्य पर बात करने की बजाय हम कुछ लोक लुभावन नारों की बात कर लेते हैं और उसके आधार पर उनको वोट मिल जाता है, इसलिए स्वास्थ्य का सवाल बराबर उपेक्षित रहा है। भारत में लगभग 75% लोग अभी भी गांव में रहते हैं और गांव पर जो स्वास्थ्य के नाम पर खर्च होता है सरकार का, वो मात्र 10% है। आप कल्पना करिए कि 75% लोग गांव में रहते हैं और उनके नाम पर जो खर्चा है सरकार का स्वास्थ्य के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, वो 10% है। तो क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी? कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि सबको स्वास्थ्य मिल जाएगा? जाहिर है कि यह दिक्कत व्यवस्थागत दिक्कत है, जाहिर है कि यह दिक्कत सरकार के स्तर पर खड़ी की गई दिक्कत है, जिसको सरकारें अगर इच्छा शक्ति संजोएगी नहीं तो ये इसका समाधान नहीं निकल सकता। एक और अध्ययन मैं बताता हूं कि पीएचसी यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जिसको पीएचसी बोलते हैं, उनका बजट का उनको जो बजट दिया जाता है उसमें से 85% जो बजट है वो तो कर्मचारियों की तनख्वाहों पे खर्च हो जाता है। तो 15% जो रकम है उसमें क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी? तो ये सारे सूरतें, ये जो स्थिति है, इस स्थिति के मद्देनजर आप देखें कि हम कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि सबको स्वास्थ्य मिल पाएगा। दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं या चिकित्सा विज्ञान की जो अंदर की विसंगतियां हैं उसको भी आप समझ लें। बहुत आसान है समझना। आप देखिए कि भारत में
कैंसर पर जो शोध होते हैं उस पर जो शोध की जो राशि है, यानी कि शोध के लिए जो सरकार पैसे आवंटित करती है, उनमें से 20% माफ कीजिएगा, हाँ 20% कैंसर के शोध पर खर्च होता है। और अभी तक जो फिगर है, जितने भी रोग हमारे देश में जिससे लोग प्रभावित होते हैं, उनमें से जितने भी रोग हैं उससे प्रभावित होने वाले लोगों में से मात्र 1% लोग कैंसर की वजह से परेशान होते हैं, कैंसर की वजह से उनकी मौत होती है। तो कैंसर पर हम 20% खर्च करते हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित जैसे दमा है, टीबी है, इससे छाती से जुड़े हुए, फेफड़े से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, CPOD है, इस तरह के रोगों से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, उसमें लगभग 20% मौत हो जाती है लोगों की, उस पर मात्र 1% से भी कम की राशि हम शोध पर खर्च कर रहे हैं। तो ये शोध की भी विसंगतियाँ हैं, आवंटन की विसंगतियाँ हैं, और जहाँ शोध होना चाहिए वहाँ शोध नहीं हो रहा है, और जहाँ शोध नहीं होना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ शोध पर कम खर्च होने चाहिए, दूसरे रोग जिससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, गरीब लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उस पर शोध पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, वहाँ पे बहुत कम खर्च हो रहा है। तो ये सब स्थिति है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी जो एक कोरोना का दौर चल रहा है अप्रैल से मार्च के बाद से, उसको आप अगर गौर करें तो इस कोरोना काल में काफ़ी सारी चीज़ें उभर कर सामने आई हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी कारगर हैं, ये सामने आई है। लोगों को पता लग गया कि सरकारी अस्पताल में क्या व्यवस्था है। लोगों को ये भी पता लग गया कि यहाँ का जो निजी अस्पताल है, यहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर हैं, खास करके हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले, उनकी क्या हैसियत है। आप देखिए कि सरकारी अस्पताल में अभी भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी मन से नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर उनके जीवन की गारंटी नहीं है, उनके जीवन की सुरक्षा का कोई मुकम्मल एक भरोसा उनको नहीं है। निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, इसी कोरोना बीमारी में 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक उनको खर्च करने पड़ते हैं। एक व्यक्ति को अगर कोरोना से संक्रमित है तो उससे जुड़ी जो जटिलताएं हैं, उसकी वजह से जो दिक्कतें आती है, वेंटिलेटर और तमाम ICU के खर्चे सबको जोड़ लें तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मामूली सी बात है। मैं एक परिवार को जानता हूं जिस परिवार में 8 लोग कोरोना से ग्रस्त हुए, और उन 8 लोगों के इलाज पर एक निजी अस्पताल में 52 लाख रुपए खर्च हुए और 2 जानें चली गई, यानी कि 2 मौतें हुई और मात्र 6 लोगों को बचाया जा सका और 52 लाख खर्च हो गए। वह परिवार अपना मकान बेचकर किराए के छोटे मकान में शिफ्ट हो गया। तो ये स्थिति एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने दी, लेकिन ये स्थिति पूरे देश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को बार बार यह टिप्पणी करनी पड़ती है कि हम नागरिकों का मौलिक अधिकार क्या है, नागरिकों के प्रति सरकार की क्या जवाबदेही है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को आगाह करता है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि व्यक्ति अपने अधिकार को समझे, व्यक्ति अपनी डिमांड को समझे, और वो अपनी सरकारों से, अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से इस सवाल को उठाए। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मामले हैं जिनका मैं जिक्र करके आपका समय जाया नहीं करूंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सरकार को आगाह किया। एक मामला था, कुछ कर्मचारियों का मामला था, CSC लिमिटेड बनाम सुभाष चंद्र बोस का एक मुकदमा था 1992 में। उसका जो नंबर था सुप्रीम कोर्ट में AIR 573। इस मामले में श्रमिकों के स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के अनुसार, यानी कि भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 21 के अनुसार उन्होंने कहा कि ये गारंटीड है, इनके सेहत की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार को इन कर्मचारियों के सेहत के बारे में नोट लेना पड़ेगा, सरकार को उसकी मुकम्मल व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में हम अपने सेहत को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि सरकारें अब विश्वसनीय रही नहीं, लोगों का भरोसा अब सरकारों पर रहा नहीं। सरकारें कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं, राजनीतिक दल कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनके मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहते हैं ये सब जुमला है, ये तो ऐसे ही कह दी जाती हैं बातें। ये बहुत ही गैर जिम्मेवार बातें हैं। लेकिन बार बार मैं आपको अपने संविधान की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जब जब आप संकट में हो,
जब जब आपको लगे कि इस देश में लोकतंत्र का खतरा है, तब तब आप संविधान उठाइए और संविधान की उन धाराओं को पढ़िए, संविधान के उन अनुच्छेदों को पढ़िए जो नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में लिखे गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल का एक वाकया है। कोरोना के संदर्भ में, कोरोना के बचाव के लिए हमारी देश में और विदेश में कई कंपनियां वैक्सीन के निर्माण में लगी हैं। हमारे यहाँ का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक वैक्सीन बना रहा है और बहुत जल्दी वो वैक्सीन आने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने अभी उस इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया था। उस इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं आधार पूनावाला, उन्होंने अभी एक बयान दिया है। और बयान क्या दिया है? उन्होंने सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आशंका है कि जब उनका वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। उसको लेकर कई नागरिक कहीं कोर्ट में न चले जाएं, उनको अदालत में न घसीट दें। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसे मामले में सरकार उनका साथ देगी। अब दोस्तों, आप इसको समझें। एक वैक्सीन जो लोगों को जीवन में बीमारी से बचाने के लिए लगाई जाएगी, उसको लेकर कंपनी खुद आश्वस्त नहीं है। कंपनी की खुद की आशंकाएं हैं, इसलिए तो वो काउंटर गारंटी मांग रही है। तो जाहिर है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो तकनीकी चीज़ें हैं, जिसकी तरफ मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूँ कि ये तकनीकी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आती, लोगों से शेयर नहीं की जाती, और अंदर खाने वैक्सीन कितना उपयोगी है, कितना नहीं है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, ये सब कभी भी जनता को नहीं बताई जाती और उसके बाद इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाता है। ये सब किसी न किसी राजनीति के तहत होता है। इसलिए मुझे चिंता है कि हम कैसे भरोसा करें किसी सरकार का, कैसे भरोसा करें किसी बड़ी कंपनी का, क्योंकि कंपनियां निश्चित रूप से अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं। सरकार उनको सह देती है, सरकार उनको संरक्षण देती है, सरकार उनको एक तरह से सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे विवादास्पद मामले हैं जो हमारे सामने आए। कई लोग जो इस वैक्सीन के ट्रायल में अपने आप को वॉलंटियर कर चुके थे, उन पर बहुत सारे सीवियर साइड इफेक्ट देखे गए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को देख लीजिए, उन्होंने 3rd ट्रायल के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया और उनकी हालत बिगड़ गई और उनको किसी निजी अस्पताल में ICU में रखना पड़ा। अभी भी वो अस्पताल में आराम ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये मामला आसान भी नहीं है। किसी भी वायरस, और ख़ास करके ऐसे वायरस जो बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है, ऐसे वायरस जो बार बार अपना स्ट्रेन बदल रहा है, बार बार उसकी प्रवृत्ति बदल रही है, ऐसे वायरस का वैक्सीन बनाना इतना आसान भी नहीं है। इसमें वक्त लगता है और हमारी सरकारें हैं कि उसको जल्दी है ताकि वो इसका राजनीतिक लाभ ले सके। खैर, मैं अपने तमाम दोस्तों से, नागरिकों से ये उम्मीद करता हूँ, उनसे अपेक्षा करता हूँ, उनको अपील करता हूँ कि आप जल्दीबाजी में ना पड़ें, आप एहतियात बरतें। किसी भी रोग से बचाव सबसे बेहतर उपचार माना जाता है। ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का मूल मंत्र भी है, इसीलिए आप बच के रहें। मैंने आपको हर वीडियो में ये बात बताया है कि मुंह को ढक के रखें, एक डिस्टेंस मेंटेन करें, 5 से 6 फीट की दूरी मेंटेन करें 2 व्यक्तियों के बीच में, हाथ धोते रहें, घर से बाहर निकलें तो भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अनावश्यक बाहर निकलना भी क्यों। तो इन सारे एहतियात से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये वायरस है और ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, जो अब तक उपलब्ध जानकारी है। इस दौरान एक छोटी सी घटना और घटी है जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री ने एक रिपोर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। ये पांचवी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 13 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जिन राज्यों में बच्चे कुपोषित हैं और महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम और भी तमाम अमीर देशों से प्रतिस्पर्धा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में 14 राज्य ऐसे हैं जहाँ की महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं, जहाँ के बच्चे कुपोषित हैं। ऐसे में हम क्या विकास कर सकते हैं। कोरोना के इस संक्रमण में कई लोगों को अपनी रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, कई लोगों की स्थिति खराब हो गई है, कई लोगों ने एक तरह से समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी आजीविका को बदलना पड़ा है। कई लोग जो काम कर रहे थे उस काम को उनको छोड़ना पड़ा है क्योंकि उसमें उनको पगार नहीं मिल रही थी, वो वापस गांव लौट गए हैं। ऐसे लगभग 30 से 40 करोड़ लोग हैं। तो जाहिर है कि आने वाले 2-3-4 महीनों में इसके भी दुष्परिणाम हमको झेलने होंगे। मैं चलते चलते एक छोटी सी बात कह के
अपनी बात ख़त्म करूँगा कि सन 2000 तक सबको स्वास्थ्य देने का संकल्प था, लेकिन वो नहीं हुआ। हालात और बदतर हैं। सन 2000 से पहले जो हालात थे उससे भी बदतर हालात हैं। जाहिर है, जनसंख्या बढ़ी है, रोगों की चुनौतियां बढ़ी हैं, नए नए रोग आ गए हैं, दवाओं की जो स्थिति थी वो कमज़ोर हुई है, नए दवाओं का जो अनुसंधान हो रहा है वो कोई बहुत मुकम्मल दवाइयाँ नहीं हैं। तो ये सारी विसंगतियों के बीच में हम इंसानों को जीना है, हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को अपना जीवन चलाना है। तो दोस्तों, ये बीमारियों का दौर है। नए नए महामारियाँ, नए नए बीमारियाँ दस्तक देने के लिए खड़ी हैं, वो इंतज़ार में हैं। हो सकता है कि अगले साल आपको कुछ नई महामारी से आपका सामना हो, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए, सतर्क रहिए। यह एक ऐसा दौर है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मचिंतन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों के प्रति सजग हों, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों से अपने आप को जोड़ें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी जीवन शैली अपनाएं और मिलजुल कर समाज में रहें, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें। यही संदेश है, यही संकल्प है, और आज के इस वीडियो का मेरा उद्देश्य भी यही था। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कोरोना से बचाव के जो तरीके हैं वो बाकी बीमारियों से भी बचाव के तरीके हैं, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखिएगा। अगले हफ्ते हम इस वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।